हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्लस माइनस। कैसे हैं आप लोग? तो आज की क्लास में हम मनी एंड बैंकिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा थर्ड टॉपिक होगा। इससे पहले हम दो टॉपिक कवर कर चुके हैं। काफ़ी अच्छे से हमने उन दो टॉपिक्स को कवर किया है। अगर आपने पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाके देखिए। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो रहने वाली है मनी एंड बैंकिंग के ऊपर। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक आज खत्म नहीं होगा। बहुत ब्रॉड टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो नेक्स्ट क्लास में भी हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं। मनी इज व्हाट मनी डज। हु सेड इट? पैसा वो है जो पैसे का ही काम करता है, ये किसने कहा था? एक्चुअली ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं कि हमें कोई स्टेटमेंट दे दी जाती है, हमसे पूछा जाता है कि ये किसने कही थी। डी ट्रिपल एस बी में तो खास तौर से ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो ये जो पहला क्वेश्चन है आपका, मनी इज व्हाट मनी डज, ये एक स्टेटमेंट है। हमसे पूछा गया है कि ये स्टेटमेंट किसके द्वारा कही गई थी। ऑप्शंस देखते हैं। क्रॉथर, रॉबर्टसन, वॉकर या पॉल इनसिंक। तो ये स्टेटमेंट किसके द्वारा कही गई थी? सबसे पहले तो इसका आंसर देखो। इसका आंसर है वॉकर। ये स्टेटमेंट दी थी वॉकर ने। मनी इज व्हाट मनी डज। ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? एक्चुअली देखो, मनी के बारे में अगर हम पढ़े, पैसा ये क्या है, इसके कुछ फंक्शंस हैं, आप सब लोगों ने पढ़े भी होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है इसका मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और यही मनी है। मनी क्या है? एक ऐसा मीडियम जिसके थ्रू आप कुछ भी खरीद सकते हो, वो एक एक्सचेंज का मीडियम है। वही चीज पैसा है। तो यही स्टेटमेंट उसने दी थी कि मनी इज व्हाट मनी डज, कि मनी जो काम करती है, जो मनी का फंक्शन है, कि वो एक मीडियम है किसी भी चीज को खरीदने का, उसे पैसा कहते हैं। मतलब ऐसी कोई भी चीज जो इस फंक्शन को परफॉर्म करेगी तो वो मनी में इंक्लूड हो जाएगी। बेसिकली उनका कहने का मतलब ये था। ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है मनी का। व्हाट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनी इज द पाइवॉट अराउंड विच इकोनॉमिक साइंस क्लस्टर। कि मनी एक ऐसी चीज है जिसके इर्द गिर्द क्या है? इकोनॉमिक साइंस। अब देखो, बहुत सिंपल सा फंडा है। अगर मैं किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम की बात करूं, किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम की बात करूं, पैसे के बिना कुछ नहीं है। मतलब इकोनॉमिक साइंस पैसे के बिना कुछ है ही नहीं। ठीक है। कोई भी इकोनॉमिक सिस्टम है, अगर उससे मैं मनी को निकाल दूं, ठीक है, तो वो फंक्शन कर ही नहीं सकता, वो ऑपरेट कर ही नहीं पाएगा। क्योंकि पूरा का पूरा इकोनॉमिक सिस्टम किस पे बेस्ड है? मनी के ऊपर। एक मिनट भी, एक मोमेंट भी वो सिस्टम ऑपरेट नहीं कर सकता विदाउट मनी। तो मनी के इर्द गिर्द सिर्फ इकोनॉमिक सिस्टम्स ही हैं। अब बारी आती है कि ये बात कही किसने थी। तो ऑप्शंस देखो। एडम स्मिथ, पिगू, मार्शल या फिर केंश। किसने कही थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ये जो स्टेटमेंट है ये मार्शल के थ्रू दिया गया था। ये बहुत बहुत एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिस्ट है, आप ये कह सकते हो। माइक्रो इकोनॉमिक्स में इन्होंने बहुत थ्योरीज दी है, इनका बहुत सारा कॉन्ट्रीब्यूशन है। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनी इज यूजफुल ओनली इन दी। मनी किस में यूजफुल है? हमें इकोनॉमी के नाम दिए हुए हैं, हमें बताना है कि जो पैसा है वो किस में यूजफुल है, कौन सी अर्थव्यवस्था में यूज होता है। सोशल इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी या ऑल ऑफ दीज। अब देखो, सोशल इकोनॉमी कौन सी होती है? जहाँ पे स्टेट ओनरशिप होती है, जहाँ पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं या मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं वो सेंट्रली, आप कह सकते हो, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। सेंटर की पूरा का पूरा कंट्रोल होता है। सेकंड, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ये कौन सी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो कौन ओन करके रखता है? प्राइवेट ओनरशिप होती है, प्राइवेटली कंट्रोल्ड होता है सब। मिक्स्ड इकोनॉमी इन दोनों का कॉम्बिनेशन है।
जिसमें स्टेट और प्राइवेट दोनों हैं। इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। अब आप खुद सोच के देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, कि मनी का यूज किस में है? क्या सिर्फ कैपिटलिस्ट में है, क्या सिर्फ मिक्स्ड में है, क्या सिर्फ सोशलिस्ट में है, या चारों में है, सॉरी तीनों में है? एक्चुअली मनी तीनों में है। तीनों में से कोई भी इकोनॉमी ऐसी नहीं है जो मनी के बिना ऑपरेट कर सके। चाहे यहाँ पे स्टेट ओनरशिप होती है, सेंट्रली कंट्रोल्ड है सब कुछ, लेकिन मनी की नीड तब भी है। सेम विद द कैपिटलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी। तो अगर मनी की यूजफुलनेस की बात कर रहे हैं तो तीनों की तीनों इकोनॉमी में मनी का यूज है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ एंशियंट बुक ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र? ये बुक किसने लिखी थी? अर्थशास्त्र। आई थिंक इसका आंसर आप सबको पता ही होगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पॉपुलर, बहुत फेमस बुक है अर्थशास्त्र। तो ये बुक किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन देख लो। ध्यानानंद, चाणक्य, सुश्रुत या फिर भट्टाचार्य। तो इसका आंसर आप सब लोग मोस्टली लोग जानते ही होंगे कि ऑप्शन बी है। चाणक्य के द्वारा ये बुक लिखी गई थी। इस बुक में है क्या? पूरा इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, मिलिट्री, एडमिनिस्ट्रेशन बताया हुआ है स्टेट का। ये चाणक्य ने लिखी थी। इनका दूसरा नाम कौटिल्य भी है। कहीं कहीं आपको विष्णुगुप्ता भी मिलता है। काफी ऑप्शंस में ये विष्णुगुप्ता के नाम से आएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये चाणक्य का ही दूसरा नाम है, इसी को ही टिक करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द टर्मिनोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मनी डिमांड, the terms M3 and M4 are also known as। यहां हम जो बात कर रहे हैं मनी सप्लाई की कर रहे हैं, ठीक है। मनी सप्लाई के चार कंपोनेंट होते हैं, M1, M2, M3 और M4। हमसे ये पूछा गया जो M3 और M4 हैं उनको क्या कहा जाता है? शॉर्ट मनी, लॉन्ग मनी, ब्रॉड मनी या नैरो मनी? तो पहले मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। जो चार कंपोनेंट होते हैं उसको डिटेल में अभी बाद में बताती हूँ, कि जो M3 और M4 ये जो दो कंपोनेंट हैं इन्हें ब्रॉड मनी कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी। ठीक है, अब समझो, ये तो मैंने अभी आपको बताया कि जो मनी सप्लाई है उसके चार कंपोनेंट होते हैं, M1, M2, M3 और M4। ठीक है, इनके फॉर्मूलाज भी पूछ लेता है एग्जाम में कि M1 में क्या आता है, M2 में क्या आता है। तो M1 में तो करेंसी और डिमांड डिपॉजिट आता है। ठीक है, M2 में ये M1 तो पूरा का पूरा ही आएगा। उसके बाद आता है सेविंग डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। फिर M3 पे आओ, इसमें भी M1 तो पूरा का पूरा आएगा, और फिर टोटल डिपॉजिट्स आते हैं, सॉरी नेट टाइम डिपॉजिट आते हैं, नेट टाइम डिपॉजिट्स ऑफ कॉमर्शियल बैंक। फिर जब M4 पे आ पाओगे तो उसमें ये M3 आएगा, साथ में टोटल डिपॉजिट्स। ठीक है, ये तो आप यहाँ लिखे हुए हैं, आप इसको लर्न कर सकते हो, करना भी पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता भी है एग्जाम में। अब हमसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया था कि M3 और M4 क्या है, तो इसे ब्रॉड मनी कहते हैं। इनफैक्ट कहीं कहीं आपको मिलेगा कि M2, M3 एंड M4, M1 को बस हटा दो, जो ये M1 है इसे हटा दो, बाकी के तीनों जो है वो ब्रॉड मनी में आते हैं, M1 नहीं आता। अब समझो इसका मीनिंग कि ब्रॉड मनी होता क्या है, और M1 ब्रॉड मनी में नहीं आता तो M1 को क्या कहते हैं? M1 को कहा जाता है नैरो मनी। कौन सी मनी? नैरो मनी। अब हमें दो टर्म यहां से मिल गए, एक हमें मिल गया नैरो और एक हमें मिल गया ब्रॉड। अब समझो इनके मीनिंग क्या है। सबसे पहले देखो नैरो मनी क्या होती है। नैरो मनी ये सब चीज हो गई, करेंसी, डिमांड डिपॉजिट या फिर कॉइन्स, ये सब आपका नैरो में आता है। जो मोस्ट लिक्विड एसेट्स होते हैं, मतलब कि जिनको आप बहुत इजीली लिक्विडिटी में कन्वर्ट, या तो वो लिक्विड ही होती हैं या आप उनको बहुत जल्दी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, वो होती है नैरो। ब्रॉड होती हैं जो इसका ऑपोजिट आप समझ लो। किसका ऑपोजिट? नैरो का ऑपोजिट हो गया जो लिक्विड फॉर्म में बहुत इजीली कन्वर्ट नहीं हो सकती। बेसिकली वो डिपॉजिट्स आप कह सकते हो ब्रॉड मनी के अंदर आते हैं।
जिनको 24 घंटे से ज्यादा लगते हैं लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने में। मतलब बहुत इजीली आप जाके उनसे कुछ नहीं खरीद सकते हो, पहले आपको उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद वो आपका करेंसी और कैश के फॉर्म में आएगा। तो उसको कहते हैं ब्रॉड मनी। तो जो ये तीनों हैं आपके M2 M3 M4, ये ब्रॉड मनी के अंदर आते हैं। जो M1 है वो नैरो मनी होता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क इज फॉर्मुलेटेड बाय। मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। हमसे यह पूछा गया है कि ये किसके द्वारा तैयार किया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट, सिडबी, आरबीआई या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। दो टाइप की पॉलिसीज होती हैं, एक फिस्कल पॉलिसीज, एक मॉनेटरी पॉलिसीज। काम दोनों का यही होता है कि जो मनी सप्लाई है ना, लोगों के पास जो पैसा है, जो सर्कुलेशन में मनी है, उसको कैसे कंट्रोल करना है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट को कैसे कंट्रोल करना है, या प्राइस को कैसे स्टेबल रखना है, इन्फ्लेशन को बचाना है, एक लिमिट में रखना है, एक टारगेट जो है हमारा इन्फ्लेशन का उसी में रखना है। ठीक है, और क्रेडिट को कैसे कंट्रोल करना है। इन सब चीजों से क्रेडिट तो अपने आप कंट्रोल हो गए। ये सब आपके कुछ मेजर्स होते हैं जो बैंक को, सेंट्रल बैंक को लेने होते हैं। तो दो तरीके हैं, एक फिस्कल पॉलिसी, एक मॉनेटरी पॉलिसी। तो जो ये मॉनेटरी पॉलिसी होती है ना, ये किसके द्वारा तैयार की जाती है? आरबीआई के थ्रू, सेंट्रल बैंक के थ्रू। क्लियर है? मैंने आपको बता ही दिया है कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन फंक्शन क्या है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैंक रेट इज डिसाइडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज। जो बैंक रेट है वो किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है या डिटरमाइन किया जाता है, कौन एजेंसी है जो उसको तय करती है? पहला ऑप्शन है आपका सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेकंड आरबीआई, थर्ड एसबीआई, डी है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो इसका आंसर भी बहुत क्लियर ही है, इसका आंसर है बी, आरबीआई। जो बैंक रेट है वो आरबीआई के द्वारा ही तय किया जाता है। बट अब आपको समझना पड़ेगा कि बैंक रेट होता क्या है। अभी उससे पहले समझो, आरबीआई के पास दो तरीके होते हैं मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के। एक क्वालिटेटिव मेजर्स होते हैं, एक होते हैं क्वांटिटेटिव। जो क्वांटिटेटिव मेजर होते हैं ना, क्वांटिटेटिव की मैं बात कर रही हूँ, मैं यहाँ लिख देती हूँ, वो चार है। पहला है बैंक रेट, दूसरा होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है, तीसरा होता है कैश रिजर्व रेशो, और चौथा होता है स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो। ठीक है, अब हमसे यहाँ जो पूछा गया वो बैंक रेट पे पूछा गया। ये चारों के चारों में से अगर कोई भी मेजर हमसे पूछेगा ना कि इसे कौन रेगुलेट करता है या कौन तय करता है, तो वो आरबीआई करती है। ठीक है, अब हमसे पूछा गया बैंक रेट के बारे में, तो इसका मीनिंग पता होना चाहिए, इसकी डेफिनेशन भी बहुत बार आ जाती है कि बैंक रेट होता क्या है। देखो, एक है हमारा सेंट्रल बैंक विच इज आरबीआई, और बहुत सारे कॉमर्शियल बैंक्स हैं। हम लोग जाके इसमें पैसा डिपॉजिट करते हैं। ठीक है, अगर इस बैंक को लोन लेना होता है तो ये जाता है आरबीआई के पास लोन लेने के लिए। तो लोन लेता है तो उसका एक रेट होगा, एक इंटरेस्ट रेट होगा ना। तो आरबीआई जब कॉमर्शियल बैंक को लोन देता है तो वो जिस इंटरेस्ट रेट पे लोन देता है उसे ही बैंक रेट कहते हैं। बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया है, क्लियर भी हो गया होगा कि वो इंटरेस्ट रेट जिस पर आरबीआई जो है वो कॉमर्शियल बैंक को लोन देता है। ठीक है, बट इसकी एक खास बात है, ये दो टर्म है और दोनों का मीनिंग सेम है, एक बैंक रेट और एक रेपो रेट। तभी एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं, क्योंकि दोनों टर्म का जो मीनिंग है वो सेम है। दोनों का मतलब यही है कि वो इंटरेस्ट रेट जिस पे आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करता है। कुछ तो डिफरेंस होगा।
होगा ही होगा, वरना तो दोनों सेम टर्म हो जाती। मैं बोल देती कि बैंक रेट को भी रेपो रेट कहते हैं, लेकिन मैंने ये नहीं बोला। मतलब दोनों में कुछ तो डिफरेंस है। इतना तो सेम है ना कि वो इंटरेस्ट रेट, वो रेट जिस पर आरबीआई जो है वो लोन प्रोवाइड करता है कॉमर्शियल बैंक्स को। डिफरेंस देखो, बैंक रेट में ना कोई भी कोलेट्रल इन्वॉल्व नहीं होता, नो कोलेट्रल। मतलब कि जब कॉमर्शियल बैंक आके आरबीआई से लोन लेके जाएगा, तो वो कोई भी सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं करेगा आरबीआई के पास, कोई कोलेट्रल नहीं है। बट इन केस ऑफ रेपो रेट, आरबीआई तभी लोन देता है कॉमर्शियल बैंक को जब वो अपने पास सिक्योरिटीज रखवाता है, या आप ये कह सकते हो सिक्योरिटीज खरीद रहे, क्योंकि वो आ रही है ना आरबीआई के पास, तो वो वही सेंस बैठता है। तो रेपो रेट के केस में आरबीआई जो सिक्योरिटीज है खरीदता है, बैंक रेट के केस में कोई भी कोलेट्रल वो नहीं लेता। इज इट क्लियर? आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने बहुत इजी तरीके से समझाने की कोशिश करी है, इसलिए ये दोनों टर्म इंपॉर्टेंट है। किसी भी फॉर्म में पूछी जा सकती है। यहाँ तो ये पूछ लिया कि बैंक रेट तय कौन करता है, डेफिनेशन भी पूछ लेंगे, डिफरेंस भी पूछ लेंगे, किसी भी तरीके से ये क्वेश्चन बन के आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैश रिजर्व रेशो इज डिटरमाइंड बाय, अभी मैंने आपको 4 क्वांटिटेटिव मेजर बताए थे। पहला बैंक रेट बताया था, दूसरा ओपन मार्केट ऑपरेशन बताया था, और तीसरा यही बताया था सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो। तो इसको कौन डिटरमाइन करता है? मार्केट फोर्सेस, आरबीआई, पब्लिक, बिजनेस। वही सेम बात है, मैंने चारों आपको बताए हैं। चारों को डिटरमाइन कौन करेगा? आरबीआई। तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। बट अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर कि सीआरआर होता क्या है, कैश रिजर्व रेशो होता क्या है, इसका मेन काम वही है इन सब चीजों का कि जो सर्कुलेशन में पैसा है, जो पूरे इकोनॉमिक सिस्टम में मनी है, उसको कैसे कंट्रोल करना है। मतलब मनी सप्लाई को हम कंट्रोल कैसे करेंगे, ठीक है, बढ़ाना है या कम करना है, इन एनी वे, बट हम कंट्रोल कैसे कर रहे हैं, मेंटेन कैसे करके रख रहे हैं वो लिक्विडिटी का लेवल जो हमें चाहिए। तो ये जो चारों क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव मेजर्स हैं वो उसी के लिए यूज होते हैं। अब यहाँ पे जो पूछा गया था वो सीआरआर पे पूछा गया था। सीआरआर होता क्या है, मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो कॉमर्शियल बैंक जो होते हैं, हम लोग जाके कॉमर्शियल बैंक के पास पैसा जमा करते हैं, तो कॉमर्शियल बैंक के पास बहुत सारा डिपॉजिट इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि जनरल पब्लिक जाएगी कॉमर्शियल बैंक के पास पैसा जमा करेगी, तो इस बैंक के पास क्या हो जाएगा, बहुत सारा डिपॉजिट इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो इस डिपॉजिट का कुछ पोर्शन, कुछ परसेंट होता है जो कॉमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास जमा करा के रखना होता है। ठीक है, जो डिपॉजिट्स कॉमर्शियल बैंक के पास होते हैं, इसका कुछ पोर्शन, कुछ परसेंट, कुछ हिस्सा कॉमर्शियल बैंक्स को आरबीआई के पास एज अ कैश रिजर्व रखना होता है, मतलब कैश की फॉर्म में रखना होता है। ठीक है, उसे ही कहते हैं कैश रिजर्व रेशो। आप कमेंट में जरूर बताना कि अभी का जो सीआरआर है वो क्या रेट चल रहा है, कैश रिजर्व का भी बताइएगा और बैंक रेट क्या चल रहा है, ये दोनों बताइएगा। करंटली आरबीआई ने सीआरआर कितना सेट किया हुआ है और बैंक रेट कितना सेट किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ डेट ट्रैप मीन्स, डेट ट्रैप ये एक टर्म है, इसका क्या मतलब है? इनएबिलिटी टू रीपे क्रेडिट अमाउंट, एबिलिटी टू पे क्रेडिट अमाउंट, ओवर स्पेंडिंग टिल नो मनी इज लेफ्ट, या नन ऑफ दिस। दोबारा ऑप्शंस देख लो एक बार कि किसी इंसान ने लोन लिया हुआ है तो वो अपना लोन नहीं चुका पाया, पहले का तो यही मतलब बैठता है। सेकंड, कि जितना लोन लिया हुआ है आपने, आप एबल हो, आपके अंदर उतनी क्षमता है कि आप उसको रीपे कर पाओगे। थर्ड, तब तक खर्चा करना जब तक पैसा बिल्कुल खत्म नहीं हो जाता। और फोर्थ, इनमें से कोई भी नहीं। तो डेट ट्रैप का मतलब ये होता है कि अब आप फंस गए हो, आपके पास पैसा नहीं बचा कि जो लोन आपने लिया हुआ था आप उसे रीपे कर पाओ। ठीक है, तो इनएबिलिटी टू रीपे क्रेडिट अमाउंट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, मीनिंग मैंने आपको बता दिया है कि वो सिचुएशन आ जाती है जब जिसने उधार लिया हुआ होता है वो उसको चुका नहीं पाता। ठीक है, जब भी ये डेट ट्रैप वाला केस होता है ना,
तो ज्यादातर क्या होता है कि आपने पेमेंट में या तो डिफॉल्ट कर लिया, ये कुछ इससे रिलेटेड वर्ड है इसलिए मैं यहाँ यूज कर रही हूँ, या फिर आप बैंकक्रप्ट हो गए। क्लियर? चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का, ये लास्ट क्वेश्चन है। सेविंग डिपॉजिट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ। सेविंग डिपॉजिट किसका पार्ट नहीं है? नॉट डिमांड डिपॉजिट का, टाइम डिपॉजिट का, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव। अब समझो, सेविंग डिपॉजिट हम सबके होते हैं, इसका मतलब क्या है? अगर आपको इसका मतलब पता है, आप इसका आंसर पता लगा लो। इसका मतलब ये है कि आप गए और आपने वहां से कुछ पैसा निकाला, आपको मिल गया, ठीक है? उसमें कोई आपको वेट नहीं करना कि इतना, कोई उसका मेच्योरिटी टाइम पीरियड नहीं है। हमारे जो डिपॉजिट्स होते हैं उनका कोई ऐसा टाइम पीरियड नहीं होता सेविंग डिपॉजिट का, आप जब मर्जी जाओगे पैसा निकाल सकते हो, ठीक है? तो इसका करेक्ट आंसर तो हो गया ए, डिमांड डिपॉजिट। तो सॉरी मैंने गलत बोल दिया, हमसे पूछा गया था नॉट, जो उसका पार्ट नहीं है, तो विच इज टाइम डिपॉजिट, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। समझ गए ना कि सेविंग डिपॉजिट किसका पार्ट नहीं है? तो वो टाइम डिपॉजिट का पार्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि जो टाइम डिपॉजिट्स होते हैं, अगर आपको उससे पैसा निकालना है तो उसका एक एक टाइम होता है, एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपके टाइम डिपॉजिट होते हैं कि 5 साल 10 साल। तो जब वो मेच्योर होते हैं आप उसके बाद ही पैसा निकालते हो, तो सेविंग डिपॉजिट इसका पार्ट नहीं है। क्लियर है? तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसी क्लास को हम मनी एंड बैंकिंग वाले टॉपिक को ही नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्पेशली बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।